नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, इस समय हमास और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है और इसी समय आज इजराइल के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो पहुंच रहे हैं। ये अद्भुत घटना और दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस समय बाइडेन को वहां पर जाने की ज़रूरत क्या है। पता नहीं कब कहां से कौन सी मिसाइल कहां गिर जाए, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। इतनी सारी मिसाइलें गिर रही हैं और इस खतरे के बीच में बाइडेन क्यों जा रहे हैं। बाइडेन भी नहीं, फ्रांस के भी, वहाँ के भी जो हम कह राष्ट्रपति और भी कई देश, यूँ सुना है कि ऋषि सुनक भी वहाँ पे जा रहे हैं और जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो तो कई बार वहाँ का 2-3 बार दौरा भी कर चुके हैं। ये सब क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले मैं वो गलती बताऊं कि क्या हो गई है, फिर मैं बताऊंगा। तो इसीलिए बाइडेन को और ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति को वहाँ पर जाना पड़ रहा है। तो गलती ये हो गई कि जब हमास ने एक साथ 5,000 रॉकेट वहाँ पर दागे इजराइल के ऊपर, तो जो इजराइल के पास में मिसाइलों को रोकने का जो सिस्टम है, आयरन डोम, और वो इतनी मिसाइलों को एक साथ रोकने के लिए बहुत सारी आयरन डोम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो छोटी छोटी मिसाइलें थी एक्चुअली में, और उसके ऊपर इन्होंने बड़े बड़े आयरन डोम पूरे खर्च कर दिए। और अब हमास के पास ऐसा माना जा रहा है कि जो उस समय हमले किए थे उस समय वो बहुत छोटे थे, जैसे कि हम दिवाली पे जो पटाखे छुड़ाते हैं या शादियों में रॉकेट छोड़ते हैं, उससे थोड़े बड़े। क्योंकि इजराइल और उसका बॉर्डर बिल्कुल मिलता है, सो 2-3 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल भी वहाँ पर इजराइल में गिर जाती है और नुकसान कर सकती है। इसीलिए उनको रोकने के लिए बहुत सारा आयरन डोम समाप्त हो गया। अब इजराइल की प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हमास बड़े बड़े रॉकेट निकाल करके इजराइल पे फायर कर रहा है और उनको रोकने का कोई सिस्टम इजराइल में इस समय नहीं है, और इजराइल में बहुत बड़ा नुकसान होने का रीज़न ये है। और अभी जो इजराइल है उसको अमेरिका मदद कर रहा है, यूरोप मदद कर रहा है। अब इजराइल भी यदि युद्ध में आज हार जाता, सरेंडर कर देता है, तो मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका की सबसे भयंकर बेइज्जती होगी। क्योंकि अभी जो अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया था, लेकिन रसिया के आगे इनकी एक न चली और यूक्रेन धराशायी होता चला गया और आज बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और दूसरा देश, आज इजराइल का भी हाल वही हो गया, तो यूरोप जो कि नाटो है और जो अमेरिका है, इस पर दुनिया का विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और अमेरिका की पोल बिल्कुल खुल जाएगी कि ये कोई महाशक्ति नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसने पहले वहाँ पर हार गया वियतनाम में, और अब ये यूक्रेन में भी हारा और इजराइल को भी हरा दिया। इसीलिए अब यूरोप और अमेरिका के नाक का सवाल बन गया है। तो अब वहाँ पर रॉकेट, दूसरा कोई सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए समय चाहिएगा, तो उस समय तो वो दे ही नहीं रहा है। हमास लगातार हमले कर रहा है। तो इन्होंने एक प्लान किया कि यदि जैसे कि बाइडेन या ऋषि सुनक या फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ जाएंगे तो हमास डर के मारे उस समय का हमला रोक देगा। तो 3 दिन से कोई ना कोई दौरा कर रहा, और इन 3 दिनों के अंदर वहाँ पर कोई अमेरिकन या कोई बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाएंगे जो उनकी मिसाइलों से इजराइल की रक्षा कर सके। ये रणनीति है। और अब देखिए, जैसे कि अमेरिका हथियार वैसे तो खुले तौर पर भेज सकता है, लेकिन जब जो बाइडेन जाते हैं तो अपना पूरा सिस्टम लेके जा रहे हैं वहाँ, और बहुत सारी मिसाइल इंस्टॉल की जा रही हैं, रक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। तो अब ये जो 2-3 दिन तक ये दौरा चलेगा, और जैसे ही अमेरिका फ्रांस की जो मिसाइलें वहाँ इंस्टॉल हो जाएंगी और ये सारे इनके दौरे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर इजराइल की ताकत बढ़ जाएगी और फिर हमास के ऊपर जो आक्रमण होगा, और उससे मुझे नहीं लगता कि हमास किसी तरह से बच पाएगा। और दूसरा एक कारण और भी है कि वहाँ पर कुछ बंदी हैं इजराइल के जो हमास ने बना रखे हैं, उनको किसी गुप्त स्थान पर 200 लोग हैं कहीं, तो उनको भी छुड़ाने का एक मकसद है कि 2-3 दिन यदि ये राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे तो हमास हमले नहीं करेगा। और इस समय इजराइल तो कर नहीं सकता कि उनके लोग खुद हमास के यहाँ बंदी हैं, कहीं उनके लोग ही नहीं मर जाए 200 लोग। तो ये भी है कि 2-3 दिन तक हम इस युद्ध को, कैसे युद्ध विराम ना होते हुए भी ये युद्ध रुक सा जाएगा। कि जो बाइडेन जा रहे हैं तो भाई हमास तो करेगा नहीं हमला, वो डरता है कि अगर मान लो उनको कुछ हो गया तो ये तो साफ कर देगा अमेरिका। और ये सब कारण है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जो बाइडेन का जाने का और क्या मतलब होता है।
कि जो बाइडेन वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या फायर करेंगे, गोली चलाएंगे, जो अमेरिका में बैठ करके नहीं चला कर सकते थे, जो वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सब कारण हैं। थोड़े दिन चाहते हैं कि इजराइल को समय मिल जाए, वहाँ पर युद्ध रुक जाए, उन बंदियों को छुड़ा लिया जाए और हथियार स्टॉल हो जाए, फिर उसके बाद में हम हमास से निपट लेंगे। तो हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो समझने की बहुत ही मुश्किल काम है कि कब क्या हो रहा है। तो युद्ध की जो रणनीतियाँ बनती हैं उनको भी समझना आसान नहीं होता है। चलिए, ये तो इजराइल और हमास की बात थी दोस्तों। अब एक खुशखबरी मैं आपको देता हूँ कि भारत का गगनयान 30 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। और ये गगनयान है कि ये प्रायोगिक होगा पहले। इसमें हम अंतरिक्ष के अंदर हमारा जो मिशन जाने वाला है, जिसके अंदर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं, उसका पहला ये परीक्षण है। और दूसरा होगा, तीसरे में हमारा कोई अंतरिक्ष यात्री भारत का जाएगा। तो ये पहला गगनयान है और ये सारे वो उपकरण टेस्ट किए जाएंगे कि जिसके द्वारा हम अपनी खुद की बनाई तकनीक से हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा सकेंगे। और भारत ने एक घोषणा और कर दी है कि 2040 तक हम अपने किसी एक एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाले हैं। 40 बहुत दूर है हालांकि, तो उससे पहले भी ये संभावना है कि हम पहुंच पाएँ चांद पर और कुछ बस्तियां बना पाएँ। एक और खुशखबरी दी है कि 2035 तक भारत अपना खुद की टेक्नोलॉजी से एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो अभी जो स्टेशन काम कर रहे हैं उसमें एक तो यूरोपियन यूनियन और एक अमेरिका और रसिया ने मिला करके एक, जो कि 2031 तक काम करेगा। लेकिन चाइना ने भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया, जिसके अंदर 3, 4, 5 लोग वहाँ पर रह करके प्रयोग कर रहे हैं और एक साल रह करके आए। तो अब भारत जल्दी ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पर बनाएगा। और अंतरिक्ष स्टेशन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया भारत के लिए, क्योंकि भारत चाहता है कि चांद पर जाने के लिए हमें ऐसे चांद जो हमारा स्पेस है उसके बाहर भी कई स्टेशनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ऐसे स्टेशन बन जाएंगे तो चांद पर जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी पहुँच पाएंगे। और एक खुशखबरी और मैं आपको दे रहा हूँ कि जो तंजानिया है, और तंजानिया के साथ भारत ने एक बहुत बड़ा समझौता किया है कि जो तंजानिया से हम अब मिनरल्स लेके आएंगे, और जिसमें यूरेनियम है, तांबा है और एल्युमिनियम है, और हम उसको अपने यहाँ पर प्रोसेसिंग करके एल्युमिनियम या ये यूरेनियम वगैरह तैयार करके और फिर हम एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा ये हम यूँ कहें भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भारत की बहुत सारी यहाँ कंपनियाँ जिनको इनके एस्कों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमारे यहाँ तांबा कम है लेकिन हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब जब वहाँ से हमको कच्चा माल मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के और जो भारत का जो अभी हम यूँ कहें कि जो तरक्की चल रहा है वो बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और भारत, मुझे लग रहा है किसी युद्ध में ना फंसा तो 2050 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने की पूरी संभावना है। और 2035-30 तक तो हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद यही है कि भारत ऐसे ही तरक्की करता रहे, भारत के ऊपर कोई विपत्ति ना आए और अच्छे लीडर चुने जाएंगे, सरकार स्थिर होंगी तो भारत तरक्की कर पाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी तो हाल वही होगा जैसा पाकिस्तान का हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज बस यहीं तक। कल फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।